देखिए आज का हमारा टॉपिक है चुंबकत्व से संबंधित जो छोटे छोटे टर्म हैं, पहले हमें उन्हें समझना होगा, क्योंकि जब तक ये छोटे छोटे टर्म आपकी समझ में नहीं आएंगे तब तक चुंबक की जो आगे वाली बातें हैं उनको समझना मुश्किल है। और उन टर्मों में सबसे पहले हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाद चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। हालांकि ये तीनों एक ही चीजें हैं और तीनों को बी से डिनोट करते हो आप। फिर आगे चुंबकशीलता या अपेक्षित चुंबकशीलता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय प्रवृत्ति, ये कुछ वर्ड हैं। और इसके बाद एक रिलेशन और लेंगे साथ में, म्यू आर और काई एम के बीच में रिलेशन, म्यू आर और काई बोल देते हैं या चाई कह देते हैं, सी एच आई अंग्रेजी होती है, इसको एम मैग्नेटिक के लिए एम कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसको यूज किया जाता है तो काई ई लिखा जाता है उसको, ठीक है। तो ये दोनों हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन की बात और करेंगे। तो एक एक टॉपिक लेकर के, क्योंकि कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं, हम बहुत सारी चीजों को, जैसे आपको ध्यान है सेकंड थर्ड चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो तीसरे चैप्टर में इसी तरह से 6-7 डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, आपकी चालकता या विशिष्ट चालकता, उसके बाद धारा घनत्व, मोबिलिटी, ठीक है ना, गतिशीलता। तो बहुत सारे वर्ड हमने पढ़े, फिर टेम्परेचर के साथ उसको पढ़ा, तो उसी तरीके से वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता था। इसलिए एक एक पॉइंट को ठीक तरह से पढ़ करके हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अब यहां शुरुआत करते हैं सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र से कि भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या चीज है, और चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये तीनों वैसे एक ही चीज है, लेकिन फिर भी डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है उस बात को थोड़ा समझना होगा। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की बात करें और चुंबकीय क्षेत्र को बी से डिनोट आप करती हो, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, और आपको ध्यान हो तो जब मैंने बायो-सैवर्ट लॉ को शुरू किया था उस समय चुंबकीय क्षेत्र को तुम्हें समझाया भी था। और जब भी बात चुंबकीय क्षेत्र की आ जाए तो उसकी परिभाषा देने के लिए केवल और केवल हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है। हालांकि उसके दूसरे फॉर्मेट को भी हम यूज कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला आपका F=IBL sin थीटा, या दूसरा आप डिफाइन करना चाहते हैं तो इसे F=QBB sin थीटा, इससे भी परिभाषित कर सकते हो। हालांकि दोनों बात एक ही है, इसी फॉर्मूले को हम चाहें तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई उसमें परेशानी नहीं है। ये एक, अगर कोई आवेशित कण है वो v वेलोसिटी से गति करता है तो उस पर लगने वाले बल का फॉर्मूला ये होता है। और अगर कोई धारावाही चालक है और वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है किसी एंगल थीटा पर, तो उस पर लगने वाले बल का फॉर्मूला ये होता है। यहां से जब भी चुंबकीय क्षेत्र की बात आ जाए तो यहां से आप उसकी परिभाषा देंगे। अब परिभाषा देने के लिए क्या होता है, तो B चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो B हो जाएगा F/IL sin थीटा। आप यहां मान लेंगे लेट थीटा = 90 डिग्री, I आपने मान लिया 1 एम्पियर, L आपने मान लिया 1 मीटर, तो फिर B हो जाएगा F। यानी अब B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, किसके बराबर आ रहा है, धारावाही चालक पर लगने वाले बल के बराबर। लेकिन कब, जब उस चालक की लंबाई 1 मीटर है, उस चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। तो सिंपल सी परिभाषा आप दे सकते हो, चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत रखे एकांक लंबाई के किसी धारावाही चालक में अगर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आप इस तरह से उसकी परिभाषा ला सकते हैं, और यहीं से आप उसके यूनिट की बात भी कर सकते हैं। अगर यूनिट निकालोगे तो यूनिट आपका हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर, और इसी को बोल देते थे हम टेस्ला, इसी को टेस्ला कहते थे। तो यूनिट भी आप यहीं से निकाल दोगे, और ये टेस्ला जैसे एमकेएस यूनिट है, तो अगर इसी के कंपैरेबल सीजीएस यूनिट की बात की जाएगी तो गॉस। ये मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी में ले रहा हूं क्योंकि ये मैं तुम्हें बता चुका हूं, जब मैंने बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ाया था आपको तो उसी समय इस चीज को क्लियर कर दिया गया था। तो ये होता है ऐसा चुंबकीय क्षेत्र। अब बात आती है अगला जो भाग है आपका, वो है चुंबकीय प्रेरण। कि चुंबकीय प्रेरण क्या चीज है, हालांकि वो भी चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है उसको समझने की जरूरत है। तो अब बात करते हैं चुंबकीय प्रेरण की।
मान लीजिए आपके पास कोई स्पेसिमेन है, आपके पास एक चुंबकीय पदार्थ है, स्पेसिमेन का मतलब कोई मटेरियल, एक टुकड़ा है किसी पदार्थ का, और पदार्थ आपका कैसा है, चुंबकीय पदार्थ। तो ये आपके पास कोई मान लीजिए एक टुकड़ा है, और इस टुकड़े को आपने किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। जब इस टुकड़े को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो ये टुकड़ा भी धीरे धीरे मैग्नेट बन जाएगा। तो मैग्नेट बनने की वजह से उसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। तो वास्तव में ये जो चुंबकीय क्षेत्र हुआ ये प्रेरण विधि से हुआ है, संपर्क में रखने से। जैसे आपने क्या किया, एक मैग्नेट के संपर्क में एक आलपिन को रख दिया, आलपिन उसके टच में रहेगी बहुत देर तक, तो उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी आई है वो प्रेरण से उत्पन्न हुई है, प्रेरण विधि से एक तरह से आई है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। है वो भी चुंबकीय क्षेत्र, भाई वो भी चुंबक बन गया। मान लीजिए आपने इस स्पेसिमेन को लिया तो ये भी नॉर्थ बन गया, इसका ये साउथ बन गया। मान लो यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे थी, ये चुंबकीय बल रेखाएं थी जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रदर्शित कर रही हैं, और इसके अंदर अब आपने ये टुकड़ा रख दिया, ये एक स्पेसिमेन रख दिया इसके अंदर। तो वैसे चुंबकीय बल रेखाओं को आप जानते हो हमेशा साउथ से नॉर्थ में जाती है। इसका मतलब अगर आप इसको ऐसे दिखा रहे हो तो डेफिनेटली इधर साउथ रहा होगा और इधर नॉर्थ रहा होगा। अब आप बात करते हैं कि इसके अंदर एक टुकड़ा रख दिया, टुकड़ा धीरे धीरे इस तरह रखा रहेगा चुंबकीय क्षेत्र में, वो भी मैग्नेट बन जाएगा, और वो भी इस तरह से मैग्नेट बनेगा कि उसका ये वाला पोल तो साउथ बनेगा और इधर वाला पोल नॉर्थ बनेगा। तो बन गया ना मैग्नेट। अब मैग्नेट बन गया तो इसका अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। भाई जब मैग्नेट होती है तो उसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र को कहोगे चुंबकीय प्रेरण। बात समझ में आ गई कि नहीं? दूसरी बात मैं एक और बता देता हूं कि अब अगर जब ये चुंबक बन गया तो इसकी चुंबकीय बल रेखाओं की बात करोगे तो आप उसकी चुंबकीय बल रेखाएं दिखाओगे, तो मैं डॉट डॉट के द्वारा उनको दिखा रहा हूं। तो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी, ऐसे नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी। तो क्या देख रहे हो कि बाहर जो चुंबकीय बल रेखाएं आई है मैग्नेट से, वो तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था उसके विपरीत दिशा में आई है, लेकिन उसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं दिख रही हैं वो उसी की दिशा में दिख रही हैं। तो अब अगर आप इसका ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेता है कि अगर इस तरह का स्पेसिमेन रखा है तो उसके लिए कौन सा फिगर सही होगा। तो आप इसको समझने की कोशिश करिए। ये बाहरी चुंबकीय बल रेखाएं थी, मैं उसको प्लस करके दिखा दूंगा आपको, थोड़ा सा और अच्छी तरीके से हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए शुरू में आपने ऐसे करके दिखाया कि ये एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है बी, और ये आपके पास एक पदार्थ है कोई मानो सॉफ्ट आयरन का है, मैग्नेटिक मटेरियल है। अब आपने क्या किया, तीसरे फिगर में हम दिखा रहे हैं, अब हमने इसको पदार्थ को कहां रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र बी में। तो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में अब आपने इस पदार्थ को रख दिया। जब यह पदार्थ इसमें रख गया तो कुछ देर रखे रहने के बाद इसके अंदर भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ गई, यानी ये भी मैग्नेट बन गया। तो इसका ये वाला पोल साउथ पोल, क्योंकि फील्ड लाइंस के हिसाब से देखें तो ये साउथ था, ये नॉर्थ था, तो इसका ये भी साउथ और ये वाला नॉर्थ। अब हम कहें जब ये मैग्नेट बन गया तो इसकी अपनी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, तो उसको फिर मैंने इस फिगर में दिखा दिया आपको कि इसकी अपनी जो चुंबकीय बल रेखाएं आई वो कैसे होंगी। भाई नॉर्थ से तो निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी, सही है ना। तो नॉर्थ से निकली और साउथ में एंटर की। तो क्या देख रहे हो आप कि अगर आप नॉर्थ से निकल के और साउथ में एंटर करा रहे हो इसको, तो बाहर वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मतलब बाहर से मतलब मैग्नेट से बाहर, वो जो एक्सटर्नल फील्ड हमने लिया था उसके विपरीत दिशा में दिख रही है। इधर से भी निकलेगी तो ऐसे करके, तो वो उसके विपरीत दिशा में दिख रही है। जबकि जो अंदर आएगी तो अंदर तो ऐसे करके जाएंगे तो घूम के, उसकी डायरेक्शन बाहर वाले की डायरेक्शन में है। अब क्या होगा, इसका मतलब जब आप परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की बात करोगे, आप इसे रखने के बाद ये फिगर बन गया और उसके बाद आप फिगर की बात करोगे, अब क्या सिचुएशन दिखेगी, तो तुम्हें लगेगा कि बाहर जो बल रेखाएं होंगी वो कम हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी कम? क्योंकि हमने जो चुंबकीय क्षेत्र लिया था वो, और जो चुंबक बन गई उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं। एक दूसरे के कैसे हो गए? विपरीत। इसका मतलब बाहर जो चुंबकीय बल रेखाएं आएंगी वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी, क्योंकि वो एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू बढ़ जाएगी। जबकि उस पदार्थ के अंदर
जो मैग्नेट बन गया उस पदार्थ के अंदर क्या हुआ, उस पदार्थ के अंदर भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आ गई और बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हो गई, तो वो एक दूसरे के पास पास हो जाएंगी। तो अब अगर रिजल्टेंट फिगर बनाने की बात करोगे, मान लो ये मटेरियल दिखा रहे हो आप, इसको साउथ कह रहे थे, इसको नॉर्थ कह रहे थे, तो अब जो फील्ड लाइन जैसे आपकी ऐसे जा रही थी, मान लीजिए कोई लाइन पहले एक ऐसे करके जा रही थी, अब जो लाइन जाएगी तो इसके अंदर की लाइन तुम समझ ही रहे, तो अब जो लाइन जाएगी वो यहां तो ऐसे दिखेगी, लेकिन अब इसके पास आकर के थोड़ी क्लोज हो जाएगी, ऐसे चली गई और यहां से थोड़ी सी इस तरीके से, फिर ये वाली लाइन और इधर से दिखाओगे तो उसकी सिचुएशन भी इसी तरीके की। इस तरीके की, और ये थोड़ी सी दूर, ये थोड़ी सी दूर, तो क्या देख रहे हैं, चुंबक के ऊपर और नीचे लाइनों की संख्या क्या हो गई है, कम। क्यों कम हो गई, क्योंकि चुंबक के ऊपर चुंबक वाली जो लाइन आई थी वो अपोजिट आई थी और वो बाहर वाली ऐसे थी, तो वो एक दूसरे को क्या किया, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। न्यूट्रलाइज पूरी तरह से तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र जो हमने लिया था वो स्ट्रॉन्ग था और जो मैग्नेट बना वो उसके कंपैरिजन में वीक है। समझ रहे हो ना बात को, इसलिए वो जीरो तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये कंडीशन देखो और ये कंडीशन देखो, तो वहां उस पदार्थ के ऊपर और नीचे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम हो गई है, जबकि उसके अंदर क्लोज आ गई है वो एक दूसरे से, वहां स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि वहां दोनों आपस में जुड़ गए और उसके ऊपर और नीचे आपस में घट गए। तो इस चीज को आपको समझना होगा। कभी कभी सिंपल ही एक नंबर में क्वेश्चन बना देते हैं कि अगर एक चुंबकीय पदार्थ को एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रख दे तो बताइए कौन सा फिगर इनमें से सही होगा। 4 फिगर आपको दे दिए जाएंगे और तुमसे पूछेगा तो तुम ध्यान रखोगे, इस तरह के फिगर पे बात करोगे कि उसके अंदर बल रेखाएं पास पास हो जाएंगी और बाहर की तरफ बल रेखाएं थोड़ी सी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप चुंबकीय क्षेत्र को समझ गए, साथ ही साथ चुंबकीय प्रेरण को समझ गए, लेकिन है दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र। बस प्रेरण का मतलब यह है कि जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रख देते हैं तो वो भी चुंबक बन जाता है, उसके अंदर भी चुंबकत्व का गुण आ जाता है, यानी उसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उस चुंबकीय क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। क्लियर। अगला भाग जो आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। वास्तव में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मतलब क्या है, तो अब आपको इसे 2 चीजों में समझना होगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मतलब है, ऐसे समझिए, चुंबकीय फ्लक्स और प्लस घनत्व, ऐसे करके समझने की कोशिश करिए आप इसको। चुंबकीय फ्लक्स प्लस घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स किसको कहते हैं, जिस तरह से आपने पहले चैप्टर में गॉस थ्योरम को पढ़ा और वहीं पर आपने पढ़ा विद्युत फ्लक्स, और सिंपल सी चीज होती है, विद्युत फ्लक्स कोई अलग नहीं है। विद्युत क्षेत्र यानी जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं उन्हीं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बस उनको एक एरिया से लिंक कर दिया जाता है कि किसी क्षेत्रफल से होकर के जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ऐसे ही किसी क्षेत्रफल से होकर के जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो कुल मिलाकर चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। इसे तो बस इसलिए थोड़ा कंपैरिजन करते हैं ना कि भाई यहां चुंबकीय क्षेत्र की क्या सिचुएशन है, वहां तो एक एरिया लेकर के कंपैरिजन कर रहे हैं, एरिया सेम है हमारे पास, और हम कह रहे हैं एक में से होकर तो ज्यादा बल रेखा जा रही है और एक में से होकर के कम बल रेखा जा रही है। इसका मतलब एक जगह पर चुंबकीय फ्लक्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और एक जगह पे वीक है। समझ गए ना। अब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। घनत्व का मतलब किससे होता है भाई, डेंसिटी से। आप कहते हैं किसी भी चीज के मॉलिक्यूल पास पास है तो घनत्व ज्यादा होता है, और दूर दूर होते हैं तो घनत्व कम होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हवा का घनत्व और पानी का घनत्व, तो हवा का घनत्व बहुत कम होता है। हवा के घनत्व की बात करोगे तो 1.3 के आसपास, 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और अगर पानी के घनत्व की बात करोगे तो 1000 किलोग्राम पर मीटर। क्यों? क्योंकि हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और पानी के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। और पानी से भी फिर मान लो पारे पे आ जाओ, मरकरी पे आ जाओ, मरकरी का होता है 13.6 × 10⁻³ यानी पानी का भी 13.6 गुना ज्यादा। और आपने देखा भी होगा, अगर कभी मरकरी को तुमने महसूस किया तो एक छोटी सी कटोरी में मरकरी लेंगे तो बहुत भारी हो जाता है। या फिर ऐसे समझ लो, 1 लीटर पानी लिया तो 1 लीटर पानी 1 किलो के लगभग हो गया। अगर 4 डिग्री सेल्सियस का 1 लीटर पानी आप ले रहे हैं तो उसका मास कितना हो गया, 1 kg। अब 1 लीटर का बर्तन सब लोगों ने दिखाए, आप लोगों ने घरों में दूध वगैरह या कोई भी चीज मेजर करते हैं तो 1 लीटर का बर्तन होता है भाई। अब उसमें 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो आप वजन देख लो कितना होता है, लगभग 1 किलो। और उसको अगर मरकरी से भर दिया जाए तो उसका वजन हो जाएगा 13.6 किलो। 13.6 किलो यानी लगभग 14 किलो। अब आप समझ गए, इसका मतलब मरकरी कितना डेंस हो गया। सही है ना, क्योंकि उसकी डेंसिटी उसके कंपैरिजन में ज्यादा। और अगर उसके अंदर हवा भरी है, हवा भरी का मतलब पानी खिला दो तो हवा तो अपने आप भर गई,
और फिर उसका वजन देख लो कितना है, तो बहुत कम, क्योंकि हवा के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत दूर दूर। तो वही बात है, घनत्व का मतलब क्या है? इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं, और घनत्व यानी कहां पर स्ट्रॉन्ग, कहां बल रेखाएं पास पास, कहां बल रेखाएं दूर दूर। तो है तो कुल मिलाकर के चुंबकीय बल रेखाएं, और चुंबकीय बल रेखाएं तो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मतलब भी एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र से ही है। और तीनों को ही आप बी से डिनोट करोगे, किसी के लिए कोई कहीं ऐसा नहीं है, और तीनों की यूनिट के रूप में आप टेस्ला यूज करोगे। ठीक है, मेरा मतलब बस इतना है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यूमेरिकल जब आता है तो उसमें कह दिया कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इतना है, चुंबकीय प्रेरण इतना है, चुंबकीय क्षेत्र इतना है, तो तुम्हें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें कंफ्यूजन कहीं आए, ध्यान दीजिए, अगर आपको कभी किसी न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन आ रहा है और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, तो हमेशा उसके नाम से मत पहचानो, उसको उसके मात्रक से पहचानो, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि चाहे इसे दे, चाहे इसे दे, चाहे इसे दे, लेकिन मात्रक सबका टेस्ला ही होगा, मात्रक उसका चुंबकीय क्षेत्र वाला मात्रक होगा। तो मात्रक से पहचान करोगे तो गलती होने का चांस कम। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमारे क्लियर, और तीनों जो चीजें हैं वो एक ही है लगभग, बस जो डिफरेंस था वो हमने समझ लिया। अगला जो पॉइंट है आपका चुंबकशीलता। देखिए, अगर बात की जाए फिजिक्स की कि भाई चुंबकशीलता क्या है, जैसे कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा विद्युतशीलता, अब उसमें भी 3 वर्ड पढ़े, विद्युतशीलता में भी 3 शब्द पढ़े आपने, ऐसे चुंबकशीलता में भी 3 शब्द हैं। पहला निर्वात की विद्युतशीलता, और निर्वात और हवा के लिए एक जैसा ले लेते हैं, वो आप जानते थे, जिसको आप कहते थे वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात की जाए तो एप्सिलॉन नॉट। फिर आपने पढ़ा माध्यम की विद्युतशीलता, उसको लेते थे एप्सिलॉन, और फिर आपने पढ़ा सापेक्षिक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, और उसको लेते थे एप्सिलॉन आर, और के से भी उसको डिनोट कर देते थे। तो ये 3 चीजें आपने पहले चैप्टर में पढ़ी। ठीक उसी तरह से मैग्नेटिज्म में भी 3 चीजें हैं। एक चुंबकशीलता, अब लेकिन नाम नहीं लिया तो चुंबकशीलता का मतलब ये किसी माध्यम की चुंबकशीलता है। ये क्या है? किसी माध्यम की, जैसे एप्सिलॉन पढ़ रहे थे ना, तो माध्यम के लिए पढ़ रहे थे आप विद्युतशीलता को, तो ये जो है किसी माध्यम की चुंबकशीलता है। अगर आप निर्वात की चुंबकशीलता की बात करोगे तो वो आएगी आपकी म्यू नॉट, और माध्यम के लिए आ गई म्यू, और आपेक्षिक की बात करोगे तो आ जाएगा म्यू आर। जैसे कि आपने यहां तीनों को समझा, ठीक उसी तरीके से आप इन तीनों को समझेंगे, जिनमें से 2 के नाम मैंने यहां लिख रखा है। निर्वात वाला नाम मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि वो तो नीचे लिंक है, वही समझ में आ जाएगा। तो चुंबकशीलता और आपेक्षिक चुंबकशीलता, या फिर निर्वात की चुंबकशीलता, तो मतलब क्या है इसका, इसको थोड़ा सा क्लियर करिए। अगर आप फिजिक्स, देखिए मैथमेटिक्स की बात करेंगे अभी बाद में, लेकिन पहले बात करते हैं फिजिक्स की। क्या फिजिक्स क्या है? चुंबकशीलता का मतलब क्या है? ये एबिलिटी है, ये एबिलिटी है किसी भी मीडियम की, ये एक गुण है किसी भी माध्यम का। अब कौन सा गुण है? वो परमिट कर रहा है, परमिशन दे रहा है वो किसको? चुंबकीय बल रेखाओं को अपने अंदर से होकर के जाने की। कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी माध्यम में कितनी आसानी से एंटर कर जाती हैं, कितनी आसानी से उसमें से होकर के गुजर जाती हैं, इस बात की परमिशन दे रहा है, उसको कहते हैं चुंबकीयशीलता। और वहां पर विद्युत बल रेखाओं की बात करती थी कि विद्युत बल रेखाएं किसी माध्यम में से कितनी आसानी से गुजर रही हैं या फिर कितनी कठिनाई से गुजर रही हैं, वो डिपेंड करता है विद्युतशीलता। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो कहने का मतलब ये हुआ, या इसको आप एक लिमिट की तरह भी ले सकते हो कि कितनी लिमिट तक वो उसको पेनिट्रेट कर रही है, मीडियम को पेनिट्रेट करने का मतलब भेद करके पार निकल रही है, अंदर से होकर के गुजर रही है। यानी चुंबकीय बल रेखाओं को परमिशन दी जा रही है कि वो उस माध्यम में से गुजर कितनी आसानी से निकल जाती हैं, किस तरीके से जा रही है, गुजर के जा रही है, पास हो रही है उसमें, उसको कहते हो आप चुंबकशीलता। ये तो हो गई फिजिक्स। अब अगर आप बात करना चाहते हो मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स की बात अगर आप करें तो देखिए उसके लिए हमें थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा, पहले सॉलिनॉइड के टॉपिक पे लौट करके जाना होगा। हालांकि उस पर जाने की और भी जरूरत है,
क्योंकि ये जो टॉपिक है ना हमारा चुंबकीय तीव्रता, इसको भी हमें कहीं ना कहीं सोलेनॉइड से ही समझ। देखिए यहाँ पर सोलेनॉइड वाला जो टॉपिक है ना वो इतने अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, सारी चीजें कहीं ना कहीं उससे ही होकर के लिंक होकर के आती हैं। वो कैसे लिंक होंगी वो बताऊंगा आपको। तो एक सोलेनॉइड की बात करें तो सोलेनॉइड का मतलब आप जानते थे एक तार है और तार को आपने स्प्रिंग की तरह मोड़ दिया है और उसमें बैटरी लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित कर दी है, ये सोलेनॉइड है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक सोलेनॉइड जो है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यानी सोलेनॉइड के अंदर परिनालिका कहते हैं इसको हिंदी में, परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है। जिस तरीके से आपका संधारित्र एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का उपकरण था, ऐसे ही हमारी परिनालिका जो होती है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। और इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है एक समान, वो बी की वैल्यू होती है म्यू। अगर इसके अंदर एयर भरी हुई है तो म्यू नॉट एन आई, और अगर इसके अंदर माध्यम भरा हुआ है, माध्यम का मतलब कोई आयरन की रॉड रख दी आपने, तो फिर बी इक्वल टू, चलो इसको बी नॉट मान लेते हैं, बी नॉट का मतलब एयर के लिए, तो माध्यम के लिए बी मान लिया, तो बी इक्वल टू म्यू एन आई। चीजें बदल जाती हैं, अगर एयर भरी हुई है तो ये फॉर्मूला, और अगर माध्यम भरा हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, तो इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा चुंबकशीलता से पहले फिर तुम्हें ये चुंबकीय जो तीव्रता वाला टॉपिक है ना इस पे लौट करके आना चाह रहा हूं, क्योंकि चुंबकीय तीव्रता का काम हमारा यहीं से खत्म हो जाएगा। तो मैं पहले चुंबकीय तीव्रता को ले रहा हूं। चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता किसको कहते हैं? एक्चुअल में ये मैग्नेटाइजिंग, इसको अंग्रेजी में मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कह देते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। एक तो आप मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कह सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं कह रहा हूं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स से क्या होता है, थोड़ा लगता है कि कुछ काम किया जा रहा है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स का मतलब क्या है कि आप किसी मटेरियल को अगर मैग्नेट बनाना चाहते हो तो किसकी हेल्प से बनाओगे? मैग्नेटाइजिंग फोर्स की हेल्प से। यानी उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और वो चुंबक बन जाता है। अब कैसे बनता है इस बात को समझिए। मान लीजिए आपने एक सोलेनॉइड ली और सोलेनॉइड के अंदर एक आपने आयरन का पीस रख दिया, क्या देखोगे कि वो आयरन का पीस क्या बन गया है? मैग्नेट बन गया। कैसे बना? क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर खुद अपना चुंबकीय क्षेत्र था, और आप इस बात को जानते हो कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। सही है। अब बनाने का काम कौन कर रहा है उसको, ये थोड़ी समझने की चीज है। बनाने का काम वैसे तो तुम कहोगे कि साहब बी कर रहा है, हाँ वास्तव में बी ही करता है, लेकिन बी में भी कौन कर रहा है? देखिए बी में कर रहा है एन आई। अगर आप यहां करंट को बढ़ाओगे तो बी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और बी की वैल्यू बढ़ेगी तो जो पदार्थ मटेरियल जो मैग्नेट बनेगा उसके भी एक तरह से स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो वास्तव में ये जो एन आई है ना, एन किसको कहते थे? यहां एन का मतलब होता था एकांक लंबाई में फेरों की। एन केवल फेरों की संख्या नहीं है, एन एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, अगर टोटल फेरे एन मानना है और इसकी लेंथ को एल मानना है, तो एन इक्वल होता था एन अपॉन एल, और इसमें आई का मल्टीप्लाई और हो रहा है, यानी करंट का मल्टीप्लाई और कर रही है। तो जितने ज्यादा फेरे बढ़ा दोगे, जितनी ज्यादा करंट बढ़ा दोगे, उतना ही ज्यादा मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो वास्तव में किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने का काम कौन करता है? वो करता है ये एन आई। इसलिए एन आई को कहते हैं हम चुंबकीय तीव्रता या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, एंड डिनोटेड बाय एच। और अब अगर आप एच का फॉर्मूला देना चाहते हो तो सिंपल फॉर्मूला बन गया एच इक्वल टू एन आई। सिंपल सा फॉर्मूला बन गया आपका चुंबकीय तीव्रता का एच इक्वल टू एन आई, क्योंकि किसी भी पदार्थ को, किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने का काम, उसके अंदर चुंबकत्व उत्पन्न करने का काम कौन करता है? एन आई करता है। क्योंकि जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम उसको सोलेनॉइड के अंदर रख करके ऐसा काम करते हैं। भाई सोलेनॉइड एक ऐसी चीज है, अगर आप नॉर्मल चुंबकीय क्षेत्र लोगे तो न तो उसको बढ़ा सकते न घटा सकते, लेकिन सोलेनॉइड एक ऐसी चीज है जितनी जरूरत पड़ेगी उसके चुंबकीय क्षेत्र को उतना स्ट्रॉन्ग कर सकती है, उतना कम कर सकती है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है करंट की वैल्यू पे, वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पे। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर, करंट की वैल्यू को बढ़ाकर हम उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसलिए जब भी किसी पदार्थ को चुंबकित करना होता है हमेशा सोलेनॉइड का यूज हम करते हैं।
तो अब ये जो Ni है ये चुंबकत्व करने का काम कर रहा था, इसलिए इसको कहते हैं चुंबकीय तीव्रता। बात समझ आ गई कि नहीं? हालांकि इसका एक और फॉर्मूला निकाल करके लाएंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, फिलहाल आप इसको इसी से याद करेंगे। दूसरी बात एक और, आपसे पूछा जाए कि भाई H का मात्रक बताइए, तो H का मात्रक क्या हो जाएगा? यहां से देखिए, N कह रहे हो कैपिटल N अपॉन L, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, I कह रहे हो विद्युत धारा को। अब अगर आप H की बात करते तो H इक्वल टू हो गया N कैपिटल N अपॉन L इंटू I, ये हो गया। तो ये तो नंबर ऑफ टर्न्स है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, एम्पियर पर मीटर, तो इसका मात्रक हो गया एम्पियर पर मीटर, ये H का मात्रक हो गया। समझ में आ गया ना? डायमेंशन पूछी जाए, डायमेंशन निकाल दोगे। मीटर के लिए L, लेकिन ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो L की पावर -1 A, ये इसकी विमा हो जाएगी, L की पावर -1 इंटू A, ये इसकी विमा आ गई निकल करके। तो हमने पहले चुंबकीय तीव्रता को समझ लिया, और चुंबकीय तीव्रता को समझने के साथ साथ अब हमने क्या किया, दो फॉर्मूले और आ गए हमारे निकल के। देखिए भाई, ये था किसके लिए? वायु के लिए, और ये किसके लिए था? किसी माध्यम के लिए। अब वायु के लिए मैं फॉर्मूला चेंज करना चाहूं तो B नॉट इक्वल टू हो गया म्यू नॉट H, और अगर माध्यम के लिए B को लिखना चाहूं तो B इक्वल टू हो गया म्यू H। तो ये नए फॉर्मूले बन गए आपके पास। और अब आप बात किसकी कर रहे थे? सब जब शुरू में बात कर रहे थे कि चुंबकशीलता, तो चुंबकशीलता की वो परिभाषा तो मैंने आपको बता दी थी कि चुंबकशीलता क्या है। कोई मटेरियल ये परमिशन दे रहा है कि उसमें से होकर चुंबकीय बल रेखाएं कितनी आसानी से निकल जाती है, सही है। लेकिन मैथमेटिक्स की बात अब आप करोगे यहां से। अगर आप म्यू नॉट को निकालना चाहते तो म्यू नॉट इक्वल टू B नॉट अपॉन H, और अगर आप म्यू को डिफाइन करना चाहते तो म्यू इक्वल टू B अपॉन H, ये मैथमेटिक्स हो गया। यानी आप म्यू की गणितीय परिभाषा देना चाहते हो तो आप कह सकते हो किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। समझ गए ना भाई? कोई भी माध्यम ले रहे हो तो माध्यम के लिए बता दिया, और हवा के लिए ले रहे हो तो हवा के लिए बता दिया आपने कि वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है और वहां पर जो चुंबकीय तीव्रता है उसके अनुपात को क्या कहेंगे? निर्वात की या वायु की चुंबकशीलता। तो ये लेकिन मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स क्लियर आपका भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इसका मतलब हमारी जो चुंबकशीलता वाली बात थी क्लियर हो गई। चुंबकशीलता वाली बात दोनों उसमें क्लियर हो गई कि एयर के लिए क्या है और माध्यम के लिए क्या है, और साथ ही साथ कुछ फॉर्मूले भी हमने समझ लिए कि भाई ये फॉर्मूले इस तरीके से आ जाते हैं। दूसरी एक और बात, अब हम बात करते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। जिसमें आपेक्षिक शब्द लगा हो वो तो अपने आप में ही आसान हो जाता है, क्योंकि आपेक्षिक का मतलब होता है एक रेशियो। आप लोगों ने जब आपने ऑप्टिक्स पढ़ी थी तो ऑप्टिक्स में आपने अपवर्तनांक को पढ़ा, और अपवर्तनांक में यही था कि भाई अपवर्तनांक क्या होता है? हवा में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं अपवर्तनांक, सही है ना? तो क्या है वो? एक रेशियो। और आपेक्षिक वर्ड लगने का मतलब रिलेटिव की बात की जा रही है। इसका मतलब अगर आप किसी माध्यम की चुंबकशीलता को और हवा की चुंबकशीलता के साथ में रिलेट कर रहे हो, उसी को कहते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। जैसे कि आप यहाँ एप्सिलॉन आर लेते थे, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से ये आपकी हो गई आपेक्षिक चुंबकशीलता। लेकिन यहां से चुंबकशीलता के तो मात्रक निकल के आएंगे, पर आपेक्षिक चुंबकशीलता का कोई भी मात्रक नहीं होगा। ये एक क्या है? विमाहीन है, ये मात्रकहीन है। म्यू का मात्रक होगा, म्यू नोट का मात्रक होगा, दोनों की मात्रक सेम, दोनों की विमाएं सेम। और आपको ध्यान होगा जब मैंने बायो-सैवर्ट लॉ आपको पढ़ाया था तो म्यू नोट या म्यू के कई मात्रक आपको समझा दिए थे। कई मात्रक से क्या होता है? क्योंकि बी के कई मात्रक हो जाते हैं। बी का एक मात्रक, जैसे अभी बताया था हमने, बी का मात्रक निकाला था न्यूटन पर एम्पियर मीटर, फिर उसी को टेस्ला कह रहे हैं, फिर गॉस कह रहे हैं, या वेबर पर मीटर स्क्वायर निकल करके आ रहा है। तो इसी तरीके से मात्रक बदलते चले जाते हैं मैग्नेटिज्म में, और मैग्नेटिज्म में मात्रक इतने ज्यादा होते हैं कि आप उनको रट नहीं सकते। इसलिए निकालने की प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा मात्रकों को निकालोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है ना? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। तो हमारे समझ में आ गया कि भाई आपेक्षिक या आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या चीज है, ये क्लियर हो गया। तो इतने वर्ड हमारे क्लियर यहां तक की।
अब रह गया चुंबकन तीव्रता, और चुंबकीय तीव्रता को मैं पहले क्लियर कर चुका H को। अब चुंबकन तीव्रता बचा। चुंबकन तीव्रता क्या, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए भाई, जैसे मान लीजिए आपने कोई यूनिफॉर्म या मान लो सोलेनॉइड ही ले लो, चलो सोलेनॉइड के अंदर आपने एक पदार्थ रख दिया था। अब जब सोलेनॉइड के अंदर एक पदार्थ रख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। और वास्तव में उस पदार्थ के एटम चुंबक बन गए। भाई जब पदार्थ के अंदर कोई चुंबक नहीं है, इसका मतलब उसके एटमों के अंदर कोई चुंबक गुण नहीं है। लेकिन जब पदार्थ चुंबक बन गया तो वास्तव में उसके एटम चुंबक बन गए। तो उसके एटम चुंबक बन गए, इसका मतलब हर एटम का एक चुंबकीय आघूर्ण है। इसका मतलब उस पूरे पदार्थ ने चुंबकीय आघूर्ण गेन कर लिया है। मान लीजिए अगर आप इसको छड़ चुंबक टाइप का बना दिया आपने, तो उसने एक चुंबकीय आघूर्ण गेन कर लिया, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया उसके अंदर। तो एकांक आयतन के अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, इट इज कॉल्ड चुंबकन तीव्रता। ध्यान दीजिए, एकांक आयतन, मान लो ये जो छड़ चुंबक आपने लिए, ये छड़ चुंबक बन गई है आपकी। वास्तव में ये ऐसे आयताकार नहीं है, बल्कि ये क्यूबॉइड टाइप की है। ऐसे करके सिचुएशन है इसकी, क्यूब जैसी है ये, ठीक है ना। ऐसे करके जैसे डस्टर होता है ना, ऐसे करके, तो क्यूब जैसी है या क्यूबॉइड जैसी है, घनाभ के आकार की है ये। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है इसमें, और ये चुंबक बन गया है। तो इसका अपना आयतन है। अगर आप इसकी लंबाई को L मान के चल रहे हो और इसके क्षेत्रफल को A मान के चल रहे हो, तो आयतन B हो गया A into L, और लंबाई को 2L मान करके चल रहे हो तो ये हो गया A into 2L। आप कहोगे सर लंबाई को तो L ही मान लेते, 2L मानने की क्या जरूरत थी। ऐसा कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, बस एक ही बात है, क्योंकि जिस तरह से आप विद्युत ध्रुव की लंबाई को 2L मानते थे, क्यों मानते थे, क्योंकि बार बार हमें उसकी आधी लंबाई की जरूरत पड़ती है, और आधी लंबाई की जरूरत पड़ती है तो उसे L/2 कह के L कह देते हैं। फिर इसी तरह से ये भी चुंबकीय द्विध्रुव है, तो इसकी भी अगर आधी लंबाई की जरूरत पड़ती है तो उसको भी हम L कह सके। तो ये 2L मान लिया, तो आयतन हो गया V = A × 2L। और मैं कह रहा हूं कि ये मैग्नेट बन गया, तो इसके अंदर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया कैपिटल M। तो एकांक आयतन में उत्पन्न, तो M/B, इट इज कॉल्ड चुंबकन तीव्रता एंड डिनोटेड बाय I। तो I = M/V, इसी को बोलते हैं एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे दूसरी तरह से और परिभाषित कर सकते हो, क्योंकि किसी भी बार मैग्नेट के लिए अगर M की बात आती थी और उसका कोर स्ट्रेंथ अगर स्मॉल m है, जैसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालते थे, तो M × 2L लिख सकते थे इसको। तो इसे और थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, M की जगह पे स्मॉल m × 2L, और आयतन की जगह पे A × 2L। 2L से 2L कैंसिल हो गया, M/A। इसका मतलब है ये ध्रुव प्राबल्य, जिसे आजकल की भाषा में क्या बोल देते हैं, चुंबकीय आवेश। तो एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर जो ध्रुव प्राबल्य उत्पन्न हुआ है उसको कहते हैं चुंबकन तीव्रता। और इसका भी तुम मात्रक निकालोगे तो इसका मात्रक भी वही आएगा, एम्पियर पर, यानी H और I के सेम मात्रक होते हैं, इन दोनों के मात्रक सेम H और I के, और इसको कहते हो आप चुंबकन तीव्रता। अब लास्ट पॉइंट हमारा बच रहा है, और वो है चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति, किस प्रवृत्ति का मतलब इस तरह से नेचर से होता है, किसी की नेचर कैसा है, किसी की कैसी प्रवृत्ति है, ठीक है ना। अब कोई मटेरियल है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, इसका मतलब क्या हुआ। अगर आप इसकी फिजिक्स जानना चाहते हो, मान लीजिए हम चुंबक की प्रवृत्ति को फिजिक्स में समझना चाहते हैं कि भाई चुंबक की प्रवृत्ति क्या चीज है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति, डिनोटेड बाय काई।
अंग्रेजी में बोलते हैं सी, वैसे स्पेलिंग CHI, काई बोल देते हैं, और M लगा देते हैं तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और E लगा देते हैं तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति, अब यहां तो सब बात मैग्नेट से संबंधित की जा रही है। किसी पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी है कि वो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है या फिर मैग्नेटाइज होने में परेशानी पैदा करता है। भाई एक पदार्थ ऐसा है जो आसानी से चुंबकित हो जाता है, और एक पदार्थ ऐसा है जिसे चुंबकित करने में तुम्हें परेशानी होती है, यानी टाइम लगता है, ऐसे मान लीजिए। उसी को प्रवृत्ति कहते हैं कि भाई ये आदमी तो बहुत सरल प्रवृत्ति का है और ये आदमी बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति का है, तो वो उसके नेचर को बताता है। तो ये पदार्थ के उस नेचर को बताती है कि वो पदार्थ कितनी आसानी से चुंबक बन जाता है या फिर उसे चुंबक बनने में कितनी परेशानी होती है। बात समझ रहे हो कि नहीं? उसको कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। ये तो हुई फिजिक्स। अगर बात आप मैथमेटिक्स की करना चाहते हो तो मैथमेटिक्स बड़ा सिंपल है। काई M = I/H। क्या हो गया भाई? चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता। H किसको कहते थे? चुंबकीय तीव्रता को। और I किसको कहते हैं? चुंबकन तीव्रता को। तो चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को प्रवृत्ति कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अभी आपको बताया कि H और I के तो मात्रक सेम होते हैं। इसका मतलब काई M का मात्रक क्या हो गया? इसका कोई मात्रक नहीं, मात्रक कट गई, यानी ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, इसकी कोई विमा नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं है। बात समझ में आ गई भाई? तो इस तरीके से आपकी ये जो 5-7 डेफिनेशन मैंने लिखी थी उनको मैंने आपको समझा दिया है। आप थोड़ा सा इनका बार बार एक एक पॉइंट लेकर के समझने की कोशिश करें और उसका अभ्यास करें तो आपके माइंड में रहेगी। इसके साथ साथ एक रिलेशन की बात और करते हैं। एक रिलेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी जरूरत हमें पड़ती रहती है। देखिए म्यू आर और काई M में संबंध। यानी आप म्यू आर का मतलब होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता और काई M का मतलब है चुंबकीय प्रवृत्ति। इनके बीच में रिलेशन लाना चाहते हो, इनके बीच में रिलेशन तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ एक आध फॉर्मूला बीच में इस तरह का भी सॉल्व होके आ जाएगा जिसकी जरूरत हमें अलग से पड़ सकती है। ठीक है, तो पहले इनमें रिलेशन लाने के लिए वही टॉपिक है हमारा बार बार वही सोलेनॉइड का। यानी आपने एक सोलेनॉइड ली और सोलेनॉइड के अंदर आपने एक पदार्थ रख दिया, मान लीजिए लोहे का रख दिया, नरम लोहे की एक रॉड रख दी। अब क्या देखोगे, जो सोलेनॉइड आपने ली थी उस सोलेनॉइड का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र था। ध्यान देना जरा मैं क्या कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा पॉइंट है, इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो जो सोलेनॉइड आपने ली उसके अंदर अपना एक चुंबकीय क्षेत्र था और फिलहाल उस सोलेनॉइड के अंदर एयर भरी हुई थी शुरू में। इसका मतलब वो जो चुंबकीय क्षेत्र था अगर उसको आप बात करोगे तो B0 = μ0, चलो Ni कह देते हैं Ni, और जरूरत पड़ेगी तो उसे μ0H। अभी समझा था मैंने। अब क्या हुआ सा, उसके अंदर आपने रख दी एक आयरन की रॉड। आयरन की रॉड रख देंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगी, वो चुंबक बन जाएगी। और चुंबक जो बनता है कोई पदार्थ उसको कहते हो चुंबकन तीव्रता। उसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ गई है। इसका मतलब वहां अगर फॉर्मूला लगाओगे आप B का, मान लो Bm लिख रहा हूं मैं उसको, Bm का मतलब मैग्नेट बनने वाला, जो मैग्नेट बन गई है उसके अंदर, उसकी बात कर रहा हूं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ0I। यानी मैग्नेट बन के आता, उसे चुंबकन तीव्रता कहते हो आप। एक चुंबकित करने वाला था, वो चुंबकीय तीव्रता थी, क्योंकि ये जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चुंबक बनाने का काम कर रहा है H। लेकिन जो पदार्थ चुंबक बन गया वो चुंबकन तीव्रता आई, तो उसके लिए फिर क्या यूज करोगे यहां पे? I। तो Bm = μ0I, जो चुंबक बन करके आया है। लेकिन कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना हुआ? दोनों का प्लस। भाई मैं अगर यहां नेट चुंबकीय क्षेत्र की बात करूंगा B, जो कि अब सोलेनॉइड के अंदर होगा, क्योंकि अब सोलेनॉइड जो है वो कैसी है, अब उसके अंदर हवा नहीं है बल्कि अब तो उसके अंदर माध्यम है, और माध्यम भी क्या है? आयरन की रॉड। इसका मतलब अब उसके जो अंदर जो माध्यम है, तो अब वो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो उसको तुम कहोगे B, और वास्तव में वो होना चाहिए, वैसे फॉर्मूले की बात करूं तो μH।
अगर फॉर्मूले की बात करूं तो वो क्या होगा, म्यू एच, क्योंकि अब उसके अंदर माध्यम आ गया तो म्यू नोट नहीं कहोगी बल्कि अब म्यू कहोगी। और वैसे बात करूं बी क्या होगा तो आप कहोगे बी इक्वल टू होगा साहब बी नोट प्लस बी एम, क्योंकि बी कहां से आया, एक तो जो धारावाही परिणालिका का अपना चुंबकीय क्षेत्र था और दूसरा वो जो मटेरियल उसके अंदर चुंबक बन गया था वो वाला चुंबकीय क्षेत्र था, वो बी इक्वल टू हो गया बी नोट प्लस बी एम। बताइए बात समझ में आएगी। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं तो बी इक्वल टू बी नोट को क्या लिख दोगे, म्यू नोट एच, और बी एम को क्या लिख दोगे, म्यू नोट आई, और बी इक्वल टू म्यू नोट कॉमन ले लिया एच प्लस आई। कभी कभी आपको बुक में ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ दिखेगा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी आपको ये भी लिखा हुआ दिखेगा बुक में, इसकी जरूरत भी आपको पड़ सकती है। और यहीं से H की डेफिनेशन जो कि मैंने दी थी H इक्वल टू NiC, लेकिन कुछ बुकों में यहीं से H का फॉर्मूला दे रखा है, उसको भी तुम्हें समझना होगा। और H का फॉर्मूला यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइमेंट करके मैं समझाता हूं क्योंकि टॉपिक मुझे आगे बढ़ाना है वहां पे। तो ये हो जाएगा B अपॉन म्यू नोट इक्वल टू H प्लस आई, और मुझे चाहिए H, तो B नोट B अपॉन म्यू नोट माइनस आई इक्वल टू। तो आप लोग देखेंगे जब बुक पढ़ोगे तो आपको H का ये फॉर्मूला भी लिखा दिखेगा, लेकिन वहां उसका कोई लॉजिकल वो नहीं दे रखा होगा कि कहां से आया, लेकिन अब आप ये समझ जाओगे कि ये आया कहां से, समझ गए ना। तो डायरेक्ट उसको वहां रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप डायरेक्ट जो याद करेंगे तो ये याद करें कि ये H होता है, लेकिन आप अगर वहां देखना चाहते हो कि वो कहां से आया तो फिर आप उसको यहां से निकाल करके लाएंगे कि भैया H की वैल्यू B अपॉन म्यू नोट माइनस आई यहां से निकल करके आती है। एक चीज और बता देता हूं H के बारे में, वैसे तो H का आपने बता दिया कि H का यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर, लेकिन इसका एक और यूनिट होता है सीजीएस यूनिट जिसको बोलते हैं, और वो होता है ऑरस्टेट। H का सीजीएस यूनिट, सीजीएस मात्रा किसका, H का, ऑरस्टेट। आपको ध्यान हो तो जब हमने चैप्टर शुरू किया था मैग्नेटिज्म का तो एक ऑरस्टेट एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है ये ऑरस्टेट, और वास्तव में एक ऑरस्टेट में होते 80 एम्पियर पर मीटर। हालांकि पूछा नहीं जाता है नॉर्मली, मैंने आज तक किसी पेपर में नहीं दिखाया पूछते हुए, पर फिर भी आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए माइंड में रखना चाहते हो ध्यान उसको रख सकते हो, ठीक है। चलिए खैर लौट के अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि टॉपिक तो भी हमारा लंबा है भाई, हमें म्यू आर बनाना है और काई एम बनाना है, म्यू आर और काई एम ये बनाने हैं। और म्यू आर क्या होता है ये आप जानते हो, म्यू आर का मतलब है भाई म्यू अपॉन म्यू नोट, और काई एम क्या चीज है, काई एम का मतलब है आई अपॉन एच, सही है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब यहां से। अब बी की बात करेंगे, बी की जगह क्या लगा सकते हो, तो बी की जगह लगा सकते हो म्यू एच, इसका मतलब बी की जगह पे मैंने लगा दिया म्यू एच, और इधर ये म्यू नोट। एक काम करो यहां से एच और कॉमन ले लो, चलो अगले स्टेप पे लेंगे एच प्लस आई, यहां से एच और कॉमन लेंगे तो म्यू एच, और ये म्यू नोट एच कॉमन लूंगा तो यहां तो बचा 1 प्लस, अब इसमें तो एच था ही नहीं, आप अच्छी तरह जानते हो जिसमें नहीं होता वहां भाग दे देते हैं, इसका मतलब ये हो गया आई अपॉन एच। और क्यों किया ये भी तुम समझ गए, क्योंकि आई अपॉन एच की जरूरत है हमें, उसी को तो काई एम लिख सकते हैं, एच से एच कैंसिल आउट। एक काम करो इस म्यू नोट को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा इस साइड पे, जब आप इसको लेके आओगे, चलिए यहीं ले लेते हैं इसको, अगर आप इसको इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू नोट, म्यू अपॉन म्यू नोट इक्वल टू ये बचा 1 प्लस आई अपॉन एच। अब आप देख सकते हो म्यू अपॉन म्यू नोट को लिख सकते हो म्यू आर, और 1 प्लस इसको लिख सकते हो काई एम, और इस तरीके से ये आपका रिलेशन निकल करके आ गया किस किस के बीच में, आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति के बीच में। तो देखिए आज का जो टॉपिक था हमारा मेन यही बात थी कि जो चुंबक के बारे में छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट आ जाते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन आ जाती है, उनको हमें समझना था, और उनके जो फॉर्मूले हैं, और वो सब आपके आज के लिए हो गए। आप इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये भूलने वाली चीजें हैं हमें, अभी तो ध्यान है, लेकिन चुंबकीय तीव्रता क्या थी और चुंबकन तीव्रता क्या थी, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या थी, ठीक है ना। तो उस चीजों को समझना है हमें, चुंबकीय प्रेरण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है, इन सारी चीजों को हमें समझना है। तो इनको एक बार 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 आप थोड़ा सा लिख करके एक बार समझिए और याद करिए।